सो कैसे हो दिल्ली वालों। वेल, दिल्ली के आए हैं मेरे सभी प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों को। आज मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाह रहा हूँ जो कि उन लोगों के काफ़ी काम आ सकती है जो कि इंडिया से यूके ट्रैवल कर रहे हैं और उनके क्वेश्चंस हैं कि यूके वीज़ा कैसे अप्लाई करें या फिर वीज़ा में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वीज़ा अप्लाई करते टाइम कौन से कागज़ हैं जिनकी कमी पड़ती है और ऐसी क्या चीज़ है इन्फॉर्मेशन जो उनके पास पहले से होनी चाहिए अगर यूके वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो देखो, मैं अपनी जो वीडियो है स्पेशली हिंदी में बताना बेहतर समझूंगा सारी चीज़ें, ताकि इसमें जज्बात भी आते हैं और अपनी भाषा का एक अलग ही मज़ा है जो कि मुझे यहाँ पे डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है कि अपनी भाषा वाले बहुत बंदे कम हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी जो वीज़ा थी उसके बारे में बता रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर एक बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ी, कैसे मैं इंडिया से यूके आया हूँ। ठीक है, तो मेरी टायर टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा थी जिसमें मैंने तकरीबन 2-3 महीने लग गए वीज़ा को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन उससे पहले का प्रोसेस था कुछ, वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले क्या प्रोसेस था उसमें, और जो वीज़ा अप्लाई करी मैंने उसमें क्या मेरे को दिक्कत आई, क्या मेरी गलती रही, जो मैंने अपना प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से पहले स्टार्ट किया उसमें मेरी क्या गलती रही, वो मैं बताऊँ। स्पेशली मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ और जो मैंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस है, जो इन्फॉर्मेशन किसी और का टाइम बचा सकती है। अगर आप वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, स्किल वर्कर वीज़ा, अगर आपका वो टाइम बचा सकती है मेरी गलतियाँ, तो शायद ये वीडियो उनके लिए बहुत काफ़ी मददगार रहेगी। सो टायर टू स्किल वर्कर वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे मेरे COS और आपका TB टेस्ट, आइल्स UKVI। स्पेशली आइल्स UKVI में स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका TB टेस्ट हो गया जो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका PCC। तो PCC अप्लाई कर दिया था मैंने तकरीबन जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे को ऑफ़र मिला, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। तो PCC अप्लाई कर दिया था, वो मेरा तकरीबन टाइम ले गया था, 1.5-2 महीने का टाइम ले गया था। ठीक है, उसके बाद आपका TB टेस्ट बहुत इजीली हो गया था मेरा। मूलचंद पे जाके मैंने BLK अपना है दिल्ली में, वहाँ से मैंने TB टेस्ट करा लिया था। उसके बाद आपका था आइल्स UKVI, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आइल्स UKVI। ठीक है, और COS। तो यूके आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट COS और आइल्स ही होता है। ठीक है, बाकी दो चीज़ें तो आप बहुत ईज़िली बना लेते हो। तो मेरा कहाँ टाइम ख़राब हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास COS आ गया, ठीक है, कंपनी ने COS बना दिया। मैं तो बिल्कुल नया था, मुझे नहीं पता था COS होता ऐसा है। तो कंपनी ने COS बना दिया, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब का कोड है ये। अब मैंने अपना आइल्स क्लियर कर लिया। आइल्स क्लियर करा, आइल्स पे स्पेशली मेरा ध्यान रहेगा कि आइल्स क्लियर कर लिया मैंने। और वही आ गया मेरा बैंड 6 आया था कुछ, 6 या 6.5। तो वो कर लिया। अब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर दी। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वीज़ा अप्लाई कर दी, मेरी अपॉइंटमेंट आई भाई, VFS जाके मेरे को अपॉइंटमेंट है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट थी, अपने अपने उंगलियों की स्कैनिंग हुई वहाँ पे, थंब की जो होती है अंगूठे की वगैरह की स्कैनिंग हुई। 1-2 सवाल पूछे, फ़ोटो खींचा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 15 दिन का वेट करना था मुझे। 15 दिन का ड्यूरेशन था जिसमें मेरे को रिस्पॉन्स आना था। लेकिन 13वें-14वें दिन मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया कि मोबिन कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करानी है, इसमें कमी है। मैं भाई सरप्राइज़ हो गया कि यार इतने दिन से सारा कुछ मेरा कंप्लीट है, दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत क्या आई, 2 मेल आई मेरे पास होम ऑफिस से। पहला UKVI के लिए कि आपने जो इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश टेस्ट दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट दिया आपने, वो उसमें कमी है। कमी क्या है कि मुझे देना था आइल्स UKVI और मैंने दिया आइल्स जनरल। मेरे भाई चिड़ियाँ उड़ गई कि ये हो क्या गया। तो सारी बात कही, जो मेरी नॉलेज थी वो कम थी उस जगह पे कि मुझे आइल्स UKVI ही देना था। हुआ क्या कि उसके मेल में आया कि आपने आइल्स दिया है और आइल्स UKVI एक्सेप्टेड है, और इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड आइल्स UKVI देन यू हैव टू प्रोवाइड द एक्टिस लेटर फ्रॉम द एक्टिस ऑर्गेनाइजेशन। सो अब मैं कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूँ भाई। सो मैंने क्या करा कि मैं सोचा अगर मैं आइल्स दोबारा से दूँ UKVI, तो जो मैंने 1 महीने की क्लासेस ली थी वो बेकार गई। जो मैंने बेकार नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस दे गई। जो मैंने आइल्स की फ़ी भरी थी वो गई बेकार। ठीक है, मतलब 1 महीने की मेहनत, पैसा सारा बेकार गया पानी में। अब मैंने क्या सोचा कि अब क्या किया जाए। तो
मैंने आइल्स यूके वीआई के जो सब्स्टिट्यूट था उसका, वो मैंने उस पे ध्यान दिया, वो था एक्टिस लेटर। तो एक्टिस लेटर को मैंने ज़्यादा गौर किया कि इसमें क्या था कि आपको दोबारा से पेपर देने की नीड नहीं थी। एक्टिस लेटर होता क्या है कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो यूके इवन यूरोपियन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो एक्टिस लेटर पे ज़्यादा फोकस था, एक्टिस लेटर ऑब्टेन किया। एक्टिस लेटर को कैसे ऑब्टेन किया, उनकी साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स होते बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कि आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी की, ठीक है, मार्कशीट में तीनों साल का आपका होने चाहिए तकरीबन। तीनों साल के आपके मार्क्स जो होती है ना अपनी मार्कशीट में, जो भी तीनों साल के टाइम टाइम से नंबर्स होते हैं वो। दूसरी डिग्री, तो मेरी भाई एसओएल की डिग्री थी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बीकॉम ऑनर्स की मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। वो डिग्री लेके आया मैं, इवन लेके क्या है उस पर स्टैंप लगवा ली थी जाके वहाँ पे। फिर उसके बाद तीसरी क्या चीज़ थी, हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था एसओएल वालों से मुझे ऑब्टेन करना था। कैसे करना था कि मैं एसओएल गया, वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, सर मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, मुझे एक लेटर निकलवाना है जिसमें मेरी दिखाई दे ग्रेजुएशन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। तो उन्होंने क्या करा भाई, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला सर मुझे ये चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा बेटा एक एप्लीकेशन लिख दो, और एप्लीकेशन में लिखो कि आपकी एजुकेशन जो थी इंग्लिश में हुई थी, आपने एजुकेशन की है कब से कब तक की है। तो मैंने लिख दिया भाई मेरी ये एजुकेशन थी, स्ट्रीम थी, और इस साल से स्टार्ट की थी, इस साल में मेरी ख़त्म हो गई, और ये रोल नंबर है मेरा, जो इनरोलमेंट रोल नंबर होता है। तो उन्होंने मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हो गए, तो मैंने आइल्स उसके लिए, एक्टिस के लिए वो अपलोड कर दिए। मेरे पास कंफर्मेशन मेल आया कि इतने दिन में आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, और बहुत आसानी से मेरे को आइल्स लेटर मिल गया कि आपकी जो है ग्रेजुएशन जो है यूके के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इवन यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या इक्विवेलेंट है, वो सब चीज़। तो वो मेरी जो लेटर था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाने वाली चीज़ थी, टाइम बचाने वाला पेपर था। तो आइल्स यूकेवीआई के लिए, आइल्स यूकेवीआई की जगह पे अगर आप ग्रेजुएट हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो एक्टिस लेटर हासिल करें। ठीक है, वो हासिल करने से आपकी काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी राहत भी मिलेगी आपको टाइम ख़राब करने से। तो अब आ गया मेरा एक्टिस लेटर, वो मैंने डाउनलोड कर लिया, मेरे पास है। अब हमें दोबारा से एक मेल आया कि जी आपके सीओएस में जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल, अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ी स्किप कर गया हूँ, आगे बता रहा हूँ। जब मेरा एक्टिस लेटर का मेल आया कि आपकी जो आइल्स है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आइल्स आपने नॉर्मल दिया है, आइल्स यूकेवीए चाहिए था या एक्टिस लेटर दो। तो उसी टाइम पे एक मेल और आया था कि आपके सीओएस में जो आपने वीज़ा है वो आपकी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और आपने जो फ़ी पे करी है वो दूसरी वीज़ा की करी है। मतलब कि कुछ उनके जॉब कोड थे, जैसे 1 2 3 4 एक ऑफिस मैनेजर के लिए। तो ऑफिस मैनेजर भी 2 तरीके के हैं, कौन सी लिस्ट में आते हैं कौन सी में नहीं आते। तो उन दोनों के लिए कोड है, उनका जॉब कोड, अगर वो मैच करता है तो एक्सेप्टेबल है यूके के होम ऑफिस में। तो ये मेरा कोड जो था, इसको चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग गया। तो मेरी ये एक दरख्वास्त तो नहीं कहूँगा, एक पर्सनल ओपिनियन कहूँगा अपना, कि अगर आप सीओएस ले चुके हैं तो उसमें चेक कर लें कि जो आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं आपका जॉब कोड जो है सही है या नहीं है। ठीक है, यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप आइल्स दे रहे हैं और स्पेशली आप यूके आना चाहते हैं, तो आइल्स यूके वीआई दे या फिर एक्टिस लेटर पे ध्यान दें, जो कि एक्टिस लेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भाई ये दोनों चीज़ें थी, और ये था अब तक का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने का मेरा एक्सपीरियंस, कि टायर 2 स्किल वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस जो मेरे थे। अब दोबारा से कंपनी ने वीज़ा की फ़ी भरी, और जो जो इंश्योरेंस के पैसे भरे थे वो वापस आने थे, ज़ाहिर सी बात है 6 हफ्ते में, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए मैंने लिया ही नहीं ना, यहाँ पे आया नहीं था। तो इंश्योरेंस के पैसे कंपनी को वापस आ गए। अब मेरी दोबारा से अपॉइंटमेंट हुई वीएफएस में जाके। वीएफएस पे मैंने अपने फिर से फिंगरप्रिंट्स दिए, और क्या नाम है, बायोमेट्रिक हुई सारी जो भी होनी थी फॉर्मेलिटीज़। तो उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने एक रसीद दी कि आप 15 दिन के बाद आपको मेल आएगा, जाके ले लेना।
तो उस रसीद पे ध्यान देना कि ये जो रसीद होती है वो प्रिंटेड होती है, वो ज़रा से पानी गया बेकार हो जाती है। इसलिए उसका फ़ोटो निकाल के फ़ोटो खींच लेना फ़ोन में, वहाँ जाके दिखाने के लिए अगर वो मिट जाए तो। और उसके बाद एक गवर्नमेंट आईडी लेके जाना वहाँ पे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो ये था कि जो मेरा टाइम जहाँ ख़राब हुआ वो मैंने बताया कि अगर आप आइल्स दे रहे हैं, आइल्स यूके वीआई दें, यूके के लिए, बाकी जगह के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो कौन से देश के लिए आप दे रहे हैं वो मैटर करता है। तो लेकिन यूके के लिए स्पेशली यूके वीआई या फिर एक्टिस लेटर, ठीक है, तो ये आपका बेटर रहेगा। और दूसरी बात ये कि अच्छा, जब आप दोबारा से आपकी वीज़ा अप्रूव हो जाएगी, आपको मेल आएगा, और मेल आएगा, वहाँ पे आने के बाद आप अपना पासपोर्ट दोबारा से कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एक सिम के लिए आप पूछ सकते हैं क्या यहाँ पे सिम की फैसिलिटी भी मिलती है, या हमें कोई कंपनी या वीएफएस ऑफिस एक सिम प्रोवाइड कराता है। तो आपको एक सिम देंगे, वो सिम कार्ड जो रहेगी वो आप यूके में आके अपने फ़ोन में डाल लें, जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट करके अपने लोगों से बात कर लें कि हाँ मैं सही से पहुंच गया हूँ नहीं, या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए काम आएगी। तो जो गौर देने वाली बात थी सीओएस की थी, सीओएस की थी, और आपकी एक्टिस लेटर यूकेवीआई की थी। अच्छा, दिल्ली में वीएफएस में क्या होता है कि वो ना आपको सर्विस बेचते हैं अपनी, के प्रीमियम लॉन्च की सर्विस ले लो, या फिर अपनी क्या नाम है एसएमएस सर्विस ले लो, डिलीवरी सर्विस ले लो। तो मेरे साथ एक लड़का था, उसने डिलीवरी सर्विस ली, जो कि मेरे हिसाब से, मेरा खुद का ही मानना है कि डिलीवरी सर्विस लेने का फ़ायदा नहीं है अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो। मैं द्वारका से सीधा राजीव चौक गया, मेट्रो लेके लेके आ गया अपने पास, और डिलीवरी सर्विस के मैं क्यों, 2100 जने 1400 रुपये थे, मैं क्यों देता, जस्ट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो ये चीज़ थी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं आपको शेयर कर रहा था कि अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं आइल्स के लिए, ओ सॉरी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और यूके के लिए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यूके वीआई ही आपने कर रखी है तो अप्लाई करना, वरना आपका टाइम ही ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे, वीज़ा के पैसे वापस नहीं आएंगे, आपके इंश्योरेंस के वापस आ सकते हैं। तो अगर यूके वीआई नहीं है तो एक्टिस ले लेना। आई थिंक 3-4 बार कह चुका हूँ, समझ ही होगे। तो इससे टाइम ख़राब होता है, टाइम बच जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम की बात होती है, पैसा तो आप 1-1.5 महीने में निकाल लोगे, वो मैटर नहीं करता, टाइम ख़राब होता है, ठीक है। और अच्छा हाँ, जब आप यूके में आ जाओगे तो आपको कैसा फ़ील होएगा, या फिर यूके से निकलने के, एयरपोर्ट से, हिथ्रो एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप क्या करें क्या नहीं करें। तो अगर आपकी कोई लोकेशन ऐसी है हिथ्रो एयरपोर्ट से आसपास है, जब में से कोई भी जगह है, तो हर एक लोकेशन के लिए यहाँ पे बसेस चलती हैं, नेशनल एक्सप्रेस बस चलती है आई थिंक, और रेलर बस चलती है। तो मैं, मेरे लिए रेलर बस मुझे सजेस्ट करी थी कंपनी ने कि आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से हम आपको पिकअप कर लेंगे। तो मैं हिथ्रो एयरपोर्ट से रेडिंग तक आ गया, रेडिंग से मेरे एक कलीग से मुझे आके पिकअप कर ले गए थे उनकी गाड़ी में, और ये सब था। बाकी किसी का कोई डाउट है जो पूछना चाहता है तो ज़रूर पूछें। जैसा मैं इन्फॉर्मेशन आपको, अगर उसके मतलब जो आपका रिप्लाई है मैं दे पाऊँगा, जो मुझे नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। और भाई लोग, एक बात का ध्यान रखना, खाने पीने की चीज़ें भर के लेके आना, बाकी इसके लिए शायद मैं दूसरी वीडियो बना लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना वो मज़ा नहीं मिलेगा। जैसे रोल खा लिए, मोमोज खा लिए, या अल्लाह अपने दिल्ली वाली बातें सारी, ये खा लिया वो खा लिया, तो बोर हो जाओगे, इसलिए उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से। बाकी फ़िलहाल के लिए 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं, अगर मैंने कोई गलत बात बोली तो माफ़ करना, बाकी अगर किसी काम आती है वीडियो, क्योंकि अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी जिसका टाइम बचा सकती है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी मुझे व्यूअर्स से कोई इशू नहीं है, आते नहीं आते, बस एक मेरा मकसद था कि किसी की हेल्प हो जाए कि टाइम कैसे बचाना है, तो उस पर ध्यान रखना, किसी का टाइम बच जाए तो अच्छी बात है। बाकी ठीक है।